हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा वो मिसलेनियस क्वेश्चंस को लेकर के होगा, यानी कि हम रिकैप करेंगे क्वेश्चंस का, स्टेटमेंट इन्फरेंसेस, स्टेटमेंट एजम्पशंस और मिसिंग कंक्लूजन का। लेकिन आज मैं स्टार्ट करूंगा पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हमें मिल रहे हैं, कुछ गलत आंसर को पॉइंट कर रहे हैं और कुछ गलत रीजंस भी बता रहे हैं, तो उसमें कुछ क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। तो जो मैं स्टार्ट करूंगा आज ये वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जो हमने होमवर्क के क्वेश्चंस अभी तक दिए हैं, ठीक है, तो वो क्या है देखते हैं। तो पहला तो मैं करूंगा लेसन 6 जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने स्टेटमेंट एंड मिसिंग कंक्लूजन वाला जो सेशन किया था, उसमें जो एक क्वेश्चन हमने दिया है लास्ट में, उसको मैं आज पहले डिस्कस करूंगा। और सेकेंडली मैं डिस्कस करूंगा स्टेटमेंट और एजम्पशन का एक क्वेश्चन था जो कि हमने लेसन 4 में किया था। होमवर्क आपका था वो, लेकिन उस पर भी कुछ डाउट्स आए हैं स्टूडेंट्स के, तो उसको भी आज मैं क्लैरिफाई करूंगा। इसके अलावा फिर मैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस लाया हूँ इन्फरेंसेस और एजम्पशंस के। चलिए बहुत तेज़ी से सवालों की तरफ बढ़ेंगे आज। आई होप आपका अब तक का जो मिसिंग कंक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहले, फिर वही एक पैराग्राफ दिया हुआ है, 5 ऑप्शंस होंगे इसके बाद, यानी कि 5 स्टेटमेंट्स होंगे और उसमें से कोई एक, सिर्फ एक कंक्लूजन हमें मिलेगा। चलिए पहले आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट राउंड, मैं पहला प्रीमाइस पढ़ रहा हूँ। द फर्स्ट राउंड ऑफ द कोविड बैटल वॉज वन बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्किंग मेनली इन गवर्नमेंट एंड सम प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पे 2 कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। क्या? पहला तो ये कि डॉक्टर्स और नर्सेज की बात हो रही है कुछ, ठीक है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ये पैंडेमिक से रिलेटेड है, कोविड बैटल चल रहा है इस समय, तो डॉक्टर्स और नर्सेज बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस समय गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और जिस हिसाब से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस बात में भी हम इन्फर कर सकते हैं यहाँ से कि पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दे डिड अ फिनोमिनल जॉब एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द पैंडेमिक। टुडे दीज डॉक्टर्स आर टायर्ड एंड बर्नट आउट। तीसरा प्रीमाइस कहता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो आज थक चुके हैं, बर्नट आउट हो चुके हैं। अच्छा, जब मैं ये बोलता हूँ कि वो थक गए होंगे या बर्नट आउट हो गए होंगे, तो क्या कुछ आप इन्फर कर सकते हो? ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। ये यहाँ पर एक मिसिंग प्रीमाइस है, इसे हमें इमेजिन करना होगा। और अभी तक डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत करी है। सेकंड प्रीमाइस बोलता है दे डिड अ फिनोमिनल जॉब एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द पैंडेमिक। तो ये आप इन्फर कर सकते हो कि डॉक्टर्स और नर्सेज अब ओवरवेल्म हो चुके हैं, काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं। और वो क्यों टायर्ड हुए होंगे? ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो डॉक्टर्स टायर्ड तो होंगे ही होंगे। उनको एक के बजाय 50 देखने मरीज, पहले वो 10 देख रहे थे, फिर वो 20 देख रहे थे, अब वो 50 मरीज देख रहे हैं। उनकी ड्यूटी टाइम्स बढ़ गए होंगे, उनकी ड्यूटी आवर्स बढ़ गए होंगे। तो क्या दिक्कत है? अगर पेशेंट्स बढ़े तो प्रोपोर्शनली क्या हमें डॉक्टर्स को भी, नर्सेज को भी बढ़ा देना चाहिए? ये एक मिसिंग कंक्लूजन हो सकता है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। फिर वही चीट कोड का इस्तेमाल करेंगे आप। चीट कोड क्या है? देयरफॉर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पहले स्टेटमेंट में देयरफॉर लगाऊंगा। देयरफॉर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, देखिए पहला प्रीमाइस प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा था, तो देयरफॉर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स आर डेस्परेटली शॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स एंड नर्सेज। वहाँ पर अगर एक मिसिंग प्रीमाइस ये होता कि नर्सेज और डॉक्टर्स हमारे पास अब कम पड़ रहे हैं और वो थक चुके हैं, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अब हमारे पास और डॉक्टर्स और नर्सेज होते तो शायद हम ये बैटल और फास्ट अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो थक चुके हैं उनको थकना नहीं पड़ेगा अगर और डॉक्टर्स मिल जाए स्पेशलाइज्ड कोविड बैटल से लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप एक परफेक्ट कंक्लूजन होता हुआ देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ये एक करेक्ट इन्फ्रेंस होगा। जो मैंने आपसे पहले डिस्कशन किया पैराफ्रेज में, वो करेक्ट इन्फ्रेंस है ये। डॉक्टर्स एंड नर्सेज नीड मोर स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल, उनको और स्टैमिना और स्ट्रेंथ चाहिए। पर ये क्या सुपरफ्लुअस होगा? बिल्कुल, क्योंकि इस बात की हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि डॉक्टर का स्टैमिना लूज हो जा रहा है। क्या ऐसा हम उसको दे दें डॉक्टर को कि उसका स्टैमिना बढ़ जाए? जी नहीं। क्या आप डॉक्टर से 8 की जगह 16 घंटे काम करवा सकते हो?
उसका स्टेमिना बढ़ा करके, बहुत बड़ा एक सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट हो जाएगा ये। तो हाँ, ये इन्फर ज़रूर किया जा सकता है कि हाँ डॉक्टर्स को और स्टेमिना की आवश्यकता है, पर एक ओवरऑल अगर आप सारे प्रेमाइसिस को लेके चलोगे तो क्या ये एक परफेक्ट कंक्लूजन हो सकता है? जी नहीं, ये एक परफेक्ट कंक्लूजन नहीं हो सकता। हाँ, ये करेक्ट इन्फ्रेंस हो सकता है, पर ये बहुत ज़्यादा एक सुपरफ्लुअस होगा स्टेटमेंट। ये कहना कि पूरे ओवरऑल पैसेज को आप सारे प्रेमाइसिस, क्या इसको इन्फ्रेंशली क्लेम कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हाँ ऑप्शन ए को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि मैंने वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लिख दिया। वो स्पेशलिस्ट क्यों लिखा गया? वो इसलिए लिखा गया क्योंकि कोविड बैटल से हम लड़ रहे हैं और वहाँ पर हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स क्यों फटीग हो रहे हैं? क्योंकि उनको यही नहीं मालूम कि कैसे हमें उन्हें जल्दी ठीक करना है। अभी हिट एंड ट्रायल चल रहा है, ठीक है ना। अभी कुछ भी हमारे पास परफेक्ट मेडिसिन नहीं है कोविड से लड़ने के लिए, ये हमें पता है ऑलरेडी। बहुत सारी मेडिसिन सिर्फ ट्रायल में चल रही हैं। हिट चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, हिट चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, कुछ प्लाज्मा करते हैं, कुछ दवाई देते हैं। तो आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो ऑप्शन ए और बी में। अब सी देखते हैं। सी कहता है डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर देमसेल्व्स गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द वायरस। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी मेरा कंक्लूजन नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी कहता है हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड बाय द पेशेंट्स। बिल्कुल करेक्ट इन्फरेंस होगा ये, लेकिन क्या एक परफेक्ट कंक्लूजन होगा? दैट गवर्नमेंट मस्ट एक्ट हेस्ट टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। ये सब एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इंडस्ट्री इज रिजिडली रेगुलेटेड एंड ओनली ट्रेन्ड एंड, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा मुझे। ओके, लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कहता है हेल्थ इंडस्ट्री इज रिजिडली रेगुलेटेड एंड ओनली ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड डॉक्टर्स आर नर्सेज आर अलाउड टू प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल। सिर्फ ट्रेन डॉक्टर्स ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये भी बहुत एक सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट होगा। अभी इसके बारे में मैं अपने प्रेमाइसिस को लेकर के कुछ कंक्लूड कर सकता हूँ? क्या सारे के सारे प्रेमाइसिस इसको इन्फ्लुएंशियली क्लेम कर सकते हैं इस बात को? जी नहीं, ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन है, तो इसको भी हम एक परफेक्ट कंक्लूजन की श्रेणी में नहीं ला सकते। आई होप आपको ये सवाल का डाउट जो आपके हों क्लियर हो गए हों। ऑप्शन ए एक परफेक्ट कंक्लूजन होता हुआ दिख रहा है। इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन ई थक जाएगा, डिम हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम क्लियर कंक्लूजन होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन बी से आप कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि वो भी एक करेक्ट इन्फ्रेंस है, उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर यहाँ पर इन्फ्रेंसेस पूछे जाते तो ऑप्शन बी इन्फर हो रहा है बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। इवन ऑप्शन डी भी एक करेक्ट इन्फ्रेंस है, बट इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए ऑल अदर ऑप्शंस आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग जितना कि ऑप्शन ए है। वो उसको सबको आप देख रहे हो समराइज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी हम देखते हैं। ये भी होमवर्क क्वेश्चन था। इसका सोल्यूशन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, फिर से पॉज करके, मैंने फिर से दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये भी एक हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था आपको, जिसमें आपको एक पैसेज दिया था जिसमें 6 स्टेटमेंट्स फॉलो हो रहे थे। आपको ये बताना था कि इसमें से कौन कौन सा एजम्पशन है। आई होप आपने क्वेश्चन देखा हो। देखिए, नो सॉरी, इसमें इन्फरेंसेस हमने आपसे पूछे थे कि इसमें कौन कौन सा इन्फरेंस है। तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिसिंग प्रीमाइसेस हैं। यहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचना होगा। पहला प्रीमाइस यहाँ कहता है हाउ वी फिक्स आर रिन्यूएबल जनरेटिंग कैपेसिटी टारगेट्स प्राइमरली सोलर एंड विंड इज अ मिस्ट्री। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी जो हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी होती है उसको हम रिन्यूएबल में डालते हैं, और जो कोल और फ्यूल से हमें मिलता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है। तो हमने अपना एक टारगेट फिक्स किया, मतलब गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया कि बाय द करंट टारगेट ऑफ 175 गीगावाट बाय 2022 यानी 2022 तक हमें 175 गीगावाट तक पहुंचना था। वॉज फिक्स्ड इन 2015, मतलब 2015 में हमने ये तय कर लिया कि हमें 2022 तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। किसी तरह हम अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस सोलर और विंड से उसको 175 गीगावाट बढ़ा ले जाएंगे। और किसी को उस समय ये नहीं पता था, एंड नो वन सीम्स टू नो हाउ दिस टारगेट वाज अराइव्ड एट, कि आपने कैसे ये डिसीजन ले लिया कि हम 175 गीगावाट तक पहुंच पाएंगे। आज 2020 है, ठीक है। अब इस पर कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, तो हम क्या क्या इन्फर कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत सारे मिसिंग प्रीमाइसेस हैं। यहाँ पर बहुत सारा मिसिंग प्रीमाइस इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया मिस्ट्री, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते नहीं हैं या हैं कि 2022 तक हम 175 गीगावाट पहुँचेंगे, ठीक है।
मतलब इस बात का कोई परफेक्ट प्रूफ नहीं है मेरे पास कि मैं 175 गीगावाट पहुंच जाऊंगा, उसका फैक्टर हमने नहीं लिया, शायद हमने एजम्पशन गलत ले रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या क्या इन्फर हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रीमाइस यहाँ पर कहता है, पहला प्रीमाइस आप पहले पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा है ये। तो पहला प्रीमाइस कहता है there are several factors which need to work in sync when one is aiming for such a quantum jump in capacity। ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जब आप बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप इतना लंबा एम करोगे। 175 गीगावाट का अगर आप एम कर रहे हो हाइड्रो और गैस से अगर आपको करना है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे फैक्टर्स को सिंक करना पड़ेगा। सपोज करो इफ देयर इज अ ड्रॉप इन जनरेशन ड्यू टू सडन विंड इन, आपकी विंड वेलोसिटी कम हो गई। सपोज करो वहाँ पर आप सोलर प्लांट लगा रहे हो और बहुत ज़्यादा बादल आ गए, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपका जो एम है वो नहीं होगा क्लियर, ऑब्वियसली आपका पावर जनरेशन ड्रिप कर जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करने पड़ेंगे आपको। तो क्या ये इन्फर होता हुआ दिख रहा है मुझे अपने पहले पैराग्राफ से? अगर आप पढ़ो उसको, एग्जैक्टली मिस्ट्री की बात की गई थी। यहाँ पे पूछा गया था कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपने 175 गीगावाट डिस्कशन में ले लिया। बिल्कुल, ये पहला प्रीमाइस एग्जैक्टली इन्फर होगा आपका। ठीक है, ये वो एजम्पशंस होंगे जिसके बेस पे ये आप अगर पैसेज बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ये एकदम क्लियरली इन्फर होता हुआ भी दिखेगा आपको। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये प्रीमाइस है और पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जब आप हाइड्रो प्लांट या इस तरीके का कोई सोलर प्लांट आप लगाओगे तो बहुत सारे फैक्टर्स क्रिएट होंगे वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है वो भी देखते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रीमाइस कहता है द टारगेट ऑफ 175 गीगावाट was most probably fixed on the connection with India's intended nationally determined contribution targets and some cost optimization exercise। तो अब इन्होंने उसको मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की है। इन्होंने बताने की कोशिश की है कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो कि उस समय 2015 में हमने कुछ अपने नेशनल डिटरमाइंड गोल्स बनाए होंगे और उसके बेसिस पर हमने ये फिक्स कर दिया कि 175 गीगावाट हम पहुंचेंगे 2022 तक। कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्कीम लाई गई होगी, एक्सरसाइज हुई होगी उस समय, और उसके बेसिस पे आपने ये कह दिया होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्फर होते हुए दिख रहे हैं कि क्यों वो एक मिस्ट्री है 175 गीगावाट वाली, क्यों हम 2022 तक 175 गीगावाट पहुंचेंगे, ये एक मिस्ट्री है। ये दोनों ही इन्फर होते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ से। तीसरा क्या कहता है ये भी देखते हैं। फॉर क्वाइट सम टाइम one was not sure whether 175 gigawatt was the target for increasing capacity between 2015 and 2022 or the cumulative total till 2022 ever since we started adding to renewable capacity। मतलब अब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर 2015 और 2022 के बीच की कैपेसिटी हमको बढ़ानी थी 175 गीगावाट, तो क्या वो इन क्यूमुलेटिव थी, क्या वो आप उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने जा रहे थे कि ओवरऑल को बढ़ाने की बात की थी। एग्जिस्टिंग अगर आपका 40 गीगावाट था आपके पास, तो आप उसको उसी को बढ़ाने की बोल रहे थे कि आप क्यूमुलेटिवली बोलना चाह रहे थे, आप क्या बोलना चाहते इस बारे में हमें नहीं पता, वी वर नॉट श्योर। हालांकि ये एक एड ऑन मिस्ट्री है कि ये क्या बताना चाह रहे थे। तो इसको हम इन्फ्रेंस की श्रेणी में कैसे डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन ये देने की कोशिश की गई, कुछ क्यूमुलेटिव टोटल की बात करने की कोशिश की गई। ठीक है, यहाँ पर आप जब रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पहले स्टेटमेंट में क्लियर बोल दिया गया कि वो कैसे 175 गीगावाट पहुँचा, उस पर हमें फोकस करना है। क्यूमुलेटिव की बात नहीं की गई यहाँ पर। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है यहाँ पर ऑप्शन 3, तो हम इसको इन्फर नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन 4 कहता है टुडे वी आर अबाउट 87 गीगावाट एंड रीचिंग 175 गीगावाट बाय 2022 इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये एक एक्स्ट्रा फ्लो स्टेटमेंट है। ऐसा तो कुछ भी मेरे आर्ग्यूमेंट में नहीं बोला गया कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे 175 गीगावाट तक। आज अभी 2020 में हम 87 गीगावाट है, तो हम कैसे 175 गीगावाट पहुंच जाएंगे 2022 तक? तो इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, तो ये भी इन्फर नहीं होता है। Given the current pandemic and possible disruption from China seems unlikely। नहीं, ये भी बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है एक तरीके से, हमारे आर्ग्यूमेंट से बहुत दूर है। पैंडेमिक की कोई बात नहीं की गई, डिस्ट्रप्शन की कोई बात नहीं की गई। तो ये सारे पॉइंट्स आप देखो तो 3, 4, 5 बहुत ही वीक इंडक्शन है। हाँ, 1 और 2 बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं हमें इन्फ्रेंसेस। थोड़ा सा टफ सवाल है ये, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन दोबारा करने की कोशिश की गई। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन 3 एक परफेक्ट आंसर हो सकता था, एक और इन्फ्रेंस हो सकता था, पर इन द लाइट ऑफ ऑप्शन 1 एंड 2 दे आर मोर स्ट्रॉन्गर आंसर्स
3 इज अ लिटिल बिट ऑफ वीकर आंसर बिकॉज वहाँ पर क्यूमुलेटिव की कोई बात नहीं की गई, ठीक है, तो इसको हम इन्फर नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें स्टेटमेंट भी है, एंड देयर इज 6 एंड इट्स ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फरेंस, ये हो सकता था लेकिन ये नहीं है इन्फर्ड। चलिए क्या कहता है 6th स्टेटमेंट, देयर इज अ नीड टू रिविजिट आवर टारगेट फॉर 2022 based on what we have been able to achieve till now with revision of our national electricity plan। तो ये भी एक सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान की कोई बात नहीं हुई है वहाँ पर। हालांकि ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस हो सकता था, हम उसको रिवीजन कर सकते हैं 2022 को, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन होगी। क्या हम उसको वहाँ से इन्फर कर सकते थे अपने आर्ग्यूमेंट में से? जी नहीं, इसको इन्फर नहीं कर सकते, कोर्स ऑफ एक्शन में चला जाता। तो चलिए इसी के साथ ओनली 1 और 2 पे हम टिक करेंगे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीमाइसेस मिसिंग हैं, तो आपको सब कुछ अपने इमेजिनेशन के हिसाब से चलना है, और मैं अपने इमेजिनेशन के हिसाब से इसका आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो आज मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया है कि एजम्पशंस के भी क्वेश्चन हम लाएंगे और इन्फ्रेंसेस के भी, तो 2 सवाल एजम्पशंस के भी डिस्कस करेंगे बहुत तेज़ी से। चलिए चलते हैं। यहाँ पर पहले मैं पढ़ लेता हूँ पैसेज। पैसेज कहता है इन द क्वेश्चंस बिलो अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस, चूज द वन दैट रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट चॉइस ऑफ एजम्पशन। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया है, 3 स्टेटमेंट्स उसके बाद दिए होंगे और आपको ये बताना है कि उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो होंगे वो एजम्पशंस हो सकते हैं। तो चलिए बहुत तेज़ी से पहले पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज क्या कहता है? फॉर रिन्यूएबल जनरेशन, यहाँ पर भी रिन्यूएबल जनरेशन की बात की गई है, जैसे मैंने पिछले पैसेज में बात की थी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई, यानी सोलर की हम बात कर रहे हैं या विंड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। द ट्रांसमिशन लिंक्स हैव टू बी मोर डिस्पर्स्ड एंड गोइंग वेल इनटू द इंटीरियर्स। द डिफरेंस इन जेस्टेशन लैग ऑफ रिन्यूएबल जनरेशन प्रोजेक्ट्स vis-a-vis transmission line is a factor which has to be kept in mind. In fact, this is one of the major reasons why investment in renewable capacity has gone down. अब यहाँ से क्या इन्फर हो रहा है? पहले हम इन्फॉर्मेशंस देखते हैं अपने क्या क्या बनते हैं। यहाँ पर आपने बोला कि जो ट्रांसमिशन लिंक्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्पर्स करना पड़ता है। ऑब्वियसली हमारा देश बहुत बड़ा है, तो अगर मैं आज यहाँ पर प्लांट डालता हूँ एक सोलर का, तो मुझे ट्रांसमिशन लाइन्स भी तो देनी होंगी ना। ऑब्वियसली मुझे अपना पावर को भी बिछाना है, लाइनों को भी बिछाना होगा और उनको दूर दराज इलाकों तक पावर को पहुँचाना होगा। तो ये कहते हैं कि जो जेस्टेशन लैग का जो डिफरेंस आ जाता है, यानी कि अगर आज आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो मान के चलते हैं फॉर टाइमिंग अगर 6 महीने में आप अपना प्रोजेक्ट लगा लेते हो, तो ट्रांसमिशन लाइन को भी तो डालने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा, तो उसको भी तो आप जोड़ेंगे, वो भी फैक्टर को आपको जोड़ना होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइन तो हम बना ले जाएंगे, प्रोजेक्ट तो हम बना ले जाएंगे, बट लाइन्स को बिछाना इतना आसान नहीं, बिजली को पहुंचाना वहाँ तक बहुत मुश्किल काम है। मतलब जिस एंड पॉइंट तक बिजली को होना चाहिए वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये पैसेज का एक सार क्लियर हो गया, समरी क्लियर हो गई। अब हम एजम्पशंस पे चलेंगे, देखें कौन से 3 एजम्पशंस यहाँ लिए गए हैं जिसके बेसिस पे ये आर्गुमेंट फॉर्म किया गया है। तो पहला बोलता है वाइल a solar plant can be set up in 6 months, a transmission line can take up to 24 months। और ये तो मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने बोला कि सोलर प्लांट जो है अगर हम सेटअप कर ले जाएंगे सपोज 6 मंथ्स में और 24 महीने अगर हमें लग रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन को, तो ऑब्वियसली वो जेस्टेशन लैग वाली बात क्लियर हो रही है। यहाँ से इस चीज़ को एज्यूम करके हम ये बात बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो पहला तो हमारा इन्फर होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, लैंड एक्विजिशन इज इजीली अवेलेबल विद नो हिंड्रेंसेज इन इंडिया। बिल्कुल भी ये कहीं से भी एजम्पशन नहीं है। क्या लैंड एक्विजिशन की बात की गई? नहीं की गई, ये हम एज्यूम नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लैंड, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा ना कि हमें अगर ऑब्वियसली बात है बिजली की लाइन बिछानी है तो हमें लैंड मिलेगी नहीं मिलेगी, वो एक फार ऑफ इफेक्ट होगा। तो इसलिए उसको तो हम बिल्कुल एज ए एजम्पशन लेकिन नहीं चल सकते अभी। Renewable energy is abundantly available in our country in the form of maximum sunlight all the year round, as geolocation of our country lies in between ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छा एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन हमें मिली। पर क्या इसके बेसिस पे मैं अपना आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर सकता हूँ? क्या मैं वो बात बोल सकता हूँ जेस्टेशन लैग वाली? जी नहीं, इसके बेसिस पे नहीं। ये बहुत ही एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन दी गई है फिर से, तो ये भी मेरा एजम्पशन नहीं हो सकता।
सिर्फ ऑप्शन 1 मेरा सही आंसर होगा, तो मैं ए पे टिक करके आऊँगा, यानी ओनली 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। ये उसका नेक्स्ट स्लाइड होगा। चलिए चलते हैं फिर से। स्टेटमेंट एजम्पशन का एक और सवाल मैं लाया हूँ यहाँ पर, पढ़ते हैं पहले पैसेज। The founding fathers of our republic, of whom Nehru was a part, never thought of dynastic succession as the norm for democratic political parties. Mahatma Gandhi actively discouraged his children and family from cashing in on his legacy, as did some of our most distinguished leaders like Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad. इसका मतलब जिन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिसमें अगर आप देखो, अगर आज़ादी के समय पर जो लोग जैसे राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल या हम महात्मा गांधी का भी नाम ले लें, तो उन्होंने कभी अपने बच्चों को अपनी लीगेसी नहीं पास ऑन की, उनको नहीं प्रमोट किया अपने कोई अचीवमेंट के ऊपर पॉलिटिकली। ठीक है, लेकिन नेहरू वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। ये यहाँ एक आर्ग्यूमेंट दिया है छोटा सा, ये बात बताने की कोशिश की गई है कि उन्होंने कभी अपने बच्चों को या फैमिली को उसमें अपने लीगेसी को नहीं दिया आगे, जैसे राजाओं का बेटा राजा बनता है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं सोचा था। तो इसके बेसिस पे क्या हम एज्यूम करके इस आर्ग्यूमेंट को बनाएंगे? तो चलिए बहुत तेज़ी से एजम्पशंस देख लेते हैं। एजम्पशंस क्या कहते हैं? यहाँ पर पहला एजम्पशन कहता है, In 1959, when Indira Gandhi was elected president of the Congress, Prime Minister Jawaharlal Nehru had to face criticism for promoting his daughter. अपनी बेटी को प्रमोट करने के लिए उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। ऑब्वियसली पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो यही कहता है, पहला प्रीमाइस यही कहता है कि सक्सेशन की बात जब आप करते हो तो आप ऑब्वियसली उनका हमारा जो मॉरल है, डेमोक्रेटिक मॉरल है, जिसके बेसिस पे हमने आज़ादी ली, वो ये कहता है कि हमें राजा का बेटे को राजा नहीं बनाना है कि नहीं। लेकिन पहला प्रीमाइस जो यहाँ पर दिया, पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया है, वो एकदम करेक्ट एजम्पशन हो सकता है। क्यों? बिल्कुल, हमने नेहरू की बात की है, पहले प्रीमाइस में आर्ग्यूमेंट में नेहरू की बात की गई, और इसीलिए पहला स्टेटमेंट एक करेक्ट एजम्पशन हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप देखें, कांग्रेस हैज़ वेस्टेड इन द गांधी फैमिली टू मच वेदर इन पावर और आउटसाइड। तो बिल्कुल अगर आप देखो तो कांग्रेस ने गांधी फैमिली पर बहुत ज़्यादा, अगर कांग्रेस को हम लेके चलें कि कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई, ये हम मान के चले इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था हमें आज़ादी दिलाने में, और ऑब्वियसली उन्होंने गांधी फैमिली पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है उसके बाद भी, ताकि वो पावर में रह सके, ये हमें इन्फर हो रहा है। और इसी को एज्यूम कर कर हम ये आर्ग्यूमेंट जो मैंने वर्ड्स या लाइंस बोली हैं पिछले आर्ग्यूमेंट में बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल रिलेट हो रहे हैं, दोनों आपस में इम्प्लाई हो रहे हैं। तीसरा क्या कहता है? फॉर अ पार्टी लाइक कांग्रेस which led the country to freedom from colonial rule, ये तो मैंने अभी बोला, using succession as a tool is a betrayal for democratic morals। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो तो अथॉरिटिज्म हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे अनार्की हो जाएगी। तो डेमोक्रेटिक मॉरल्स के लिए तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप सक्सेशन यहाँ नहीं कर सकते, आपको जो सबसे लायक होगा बंदा, जिसको लीडरशिप लेनी चाहिए, उसको आगे करना होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप ये बात समझ में आ गई कि इन तीनों के बेसिस पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट को, तो इसीलिए ऑल ऑफ दी 1, 2, 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि स्टेटमेंट और इन्फरेंसेस के भी क्वेश्चंस में लाऊंगा, तो ये पहला सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट और इन्फरेंसेस, इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लेते हैं। इन द क्वेश्चंस बिलो अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 5 स्टेटमेंट्स विच मे और मे नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, फिर से एक सवाल है जिसमें पैसेज दिए हुए हैं और 5 स्टेटमेंट्स हमें दिए होंगे। आपको ये चूज करना है कि कौन कौन से उसमें से इन्फर्ड हो सकते हैं। तो चलिए पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। एट द हार्ट ऑफ द करंट स्लो डाउन इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ पर एनपीएस की बात की गई है बैंक के। इट हैज़ कंसिडरेबली वीकेंड द बैलेंस शीट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स एज वेल एज बैंक्स। तो एनपीए जो है वो हमारी बैलेंस शीट्स को, बैंक्स की बैलेंस शीट्स को वीकेंड करता है। As the cleanup process progresses and measures were taken to strengthen bank balance sheets, growth is bound to pick up। यानी जब आप ये एनपीए को अपने बैलेंस शीट में से निकाल दोगे तो ग्रोथ अपने आप पिकअप हो जाएगी। Now in the meantime, the government should remain focused on its long-term reform agenda। अब यहाँ पर बात बिल्कुल पलट दी गई। इन्होंने कहा कि जब तक ये सब कुछ हो रहा है, यानी ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हो रहे हैं,
तब तक गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के ऊपर, कुछ और लंबी ग्रोथ को लाने के लिए कुछ और लॉन्ग टर्म गोल्स लाने होंगे। और यहाँ पर जो शुरुआत के 3 प्रीमाइसेस थे वो सब एनपीएस की बात कर रहे थे, यानी कि कुछ एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की बात हो रही है कि एनपीएस अगर हम रिमूव करना शुरू करेंगे तो वो हमारा ग्रोथ को बूस्ट करेगा, और गवर्नमेंट का काम ये है कि गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म एजेंडा पे ध्यान देना है। चलिए, ये पैराफ्रेज हमने क्लियर किया है। अब हम बढ़ेंगे स्टेटमेंट्स की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वीकन द बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल सिस्टम्स। ये तो मैंने बोला सेकंड प्रीमाइस में, तो ये मेरा इन्फर होता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट कैन हेल्प देम इन रिमूविंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट्स ऑफ द बैंक्स। क्या ऐसा कुछ मैंने बोला है? क्या गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म रिफॉर्म स्ट्रेटजी क्या एनपीएस को कम करेगी बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स? जी नहीं। मैंने बोला कि गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पे ध्यान देना है और एनपीएस रिमूव करना तो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। मैंने बताया आपको शुरू के 3 प्रीमाइसेस हमें शॉर्ट टर्म बता रहे हैं एक स्ट्रेटजी बैलेंस शीट्स को ठीक करने का तरीका। तो बिल्कुल भी नहीं, ये हमें इन्फर नहीं हो रहा है। दोनों बातें अलग अलग थी, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास डेफिनेट, दोनों के बीच का कोई लिंक नहीं है, इन्फ्लुएंशियल लिंक नहीं मुझे मिला। हाँ, ये चीज़ मुझे ज़रूर पता चल गई कि गवर्नमेंट अगर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पे काम करेगी तो उनके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा, और बैंक्स एनपीएस पे काम करेंगे तो उनके लिए एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होगी ग्रोथ को लाने की। ठीक है, ये हमें पता है बस। तो जितना हमें पता है उसी के हिसाब से हम इन्फर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन 3 देखते हैं। ग्रोथ विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल इफ द बैंक्स आर क्लीन्ड अप विद द मेस ऑफ एनपीएस। ये तो हमने बोला, एनपीएस को आप हटाएंगे तो बैंक्स अपने आप ही ग्रोथ आ जाएगा, दिखने लगेगा हमें। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? द ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स। बिल्कुल, अगर बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी तो ग्रोथ हमें दिखेगा, ये तो हमने बोला। पांचवा स्टेटमेंट क्या कहता है? गवर्नमेंट कैन राइट ऑफ एनपीएस फ्रॉम द बैंक बैलेंस शीट। ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं मिली, तो ये हमारा इन्फ्रेंस नहीं हो सकता। तो क्या क्या इन्फ्रेंस हो सकता है? 1, 3 एंड 4। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहीं है 1, 3 एंड 4। बिल्कुल, ऑप्शन बी हमें मिल रहा है 1, 3 एंड 4, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इसी के साथ मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अब आज का आखिरी सवाल, इंडियाज इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस डिजाइंड टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हैव विदर्ड ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। यानी पिछले 5 सालों में जो हमारे इंस्टीट्यूशनल चेक्स थे वो सब तो कहीं हवा हो गए हैं। क्यों? बिल्कुल, कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की बात की गई है। एक कीवर्ड आपको यहाँ दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। इसका क्या मतलब होता है? यानी कुछ लोगों के हाथ में अगर सत्ता अगर चली जाएगी और अगर इस तरीके का होगा तो इंस्टीट्यूशनल चेक और बैलेंस खत्म हो जाता है। यानी कि कंट्रोल, जैसे आरबीआई का कंट्रोल है बैंकिंग के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल है जुडिशरी पे, वो थोड़ा सा वीकेंड हो जाता है। अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा तो इस तरीके से हो सकता है। और क्यों? क्योंकि अब देखिए सेकंड प्रीमाइस कहता है व्हेन द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इवन गारंटी हेबस कॉर्पस, ठीक है ना, एंड ऑपोजिशन पार्टीज रूटीनली रबर स्टैम्प गवर्नमेंट लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट, यू नो इट्स हाई नून फॉर पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है जो बंदा, अगर कोई पॉपुलिस्ट हमारा कोई लीडर हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और वो अपने पावर्स एब्रप्टली इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, तो इस तरीके की चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो उनके अंडर काम करने लगेंगे, ऑब्वियसली वो अपनी स्ट्रांगली उसको यूज़ करेंगे, एंड जो हमारी अपोजिशन पार्टीज है वो वीकेन हो जाएंगी, मेयर रबर स्टैम्प बन के रह जाएंगी, बस वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी क्योंकि उनका बहुमत नहीं है। बिल्कुल, ये अब हम इस पैराफ्रेज से बहुत कुछ इन्फर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फ्रेंसेस हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं और हमें कौन से उसमें सिलेक्ट करने होंगे। तो पहला दिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया शुड नॉट एम्ब्रेस पॉपुलिज्म विच गिव्स एन ऑथोरिटेरियन लाइक कलर ऑफ द पॉलिटी। बिल्कुल सही इन्फ्रेंस है, हमें पॉपुलिज्म की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बिल्कुल ये इन्फर होता हुआ दिख रहा है। अथॉरिटेटिव हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर तो सबके मत से काम होता है, किसी एक आदमी के ऑर्डर देने से नहीं होता है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है, पॉपुलिस्ट कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री अंडर द नेम ऑफ नेशनलिज्म विच इज डेंजरस टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री। पॉपुलिज्म का आधार ही नेशनलिज्म है, ऑब्वियसली बात है, हमने उसे इलेक्ट किया तो वो नेशनलिस्ट सोच होगी उसकी, और वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए
डेंजरस भी होगा, तो ये भी इन्फर होगा। तीसरा कहता है फेलियर ऑफ द सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस लाइक सुप्रीम कोर्ट इज एन अलार्मिंग बेल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल सही इन्फर हो रहा है यहाँ पर ये भी। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इज द की फीचर ऑफ द पॉपुलिस्ट रिजाइन, ये भी हमें पता चल चुका है। तो चारों ये इन्फ्रेंसेस हमें अभी तक बिल्कुल सही होते हुए दिख रहे हैं। चलिए पांचवा देखते हैं, पॉपुलिस्ट रिप्रेजेंट्स ओनली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉट द होल कंट्री। जी हाँ, जी नहीं, ये हमें इन्फर नहीं कर सकते, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पॉपुलिस्ट पूरे कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या कुछ सबसेट को कर सकता है, इसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन आर्ग्यूमेंट में नहीं है। तो चलिए 1, 2 एंड 3, 4 तो क्लियर आंसर है। तो क्या ऑप्शंस में मुझे ये दिया गया है? तो मैं देखता हूँ, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी अगर आप देखो तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 का भी करेक्ट कर सकते हो आप। चलिए, जो टफ सवाल थे वो हमने आज डिस्कस किए हैं, इससे हमारा कुछ रिवीजन हुआ हो। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। थोड़ा सा फास्ट में चलने की कोशिश कर रहा था। इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन का, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ से समझ में आया हो। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, मैं समझ सकता हूँ, बहुत ही क्लोज आंसर्स होते हैं और थोड़े से एम्बिगुअस भी हो सकते हैं, पर हम टफ सवाल अगर करना शुरू कर देंगे तो आसान तो हमसे हो ही जाएंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। थोड़ा सा हमें बेंचमार्क ऊपर रखना होगा अपना, तभी तो हम मिडिल लेवल के मॉडरेट सवाल कर पाएंगे। और डिफिकल्ट क्वेश्चन से हम क्यों डरें? अगर हमारा गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। मॉडरेट क्वेश्चन तो आप सही करके आओगे ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी।